अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की मेरी ये वीडियो एक व्लॉग है और ये व्लॉग जो है एक ट्रिप से रिलेटेड है। हमारा ये ट्रिप तकरीबन 1 वीक का था और इस 1 वीक में हमने क्या क्या किया, कहाँ पर गए, कहाँ स्टे किया, क्या कुछ खाया पिया, कैसा फूड है वहाँ का, और ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा भी आप लोगों से कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली जो मैं आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर पैकिंग करने का मकसद ये है कि जब भी आप कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हैं या आप 1 डे स्टे के लिए भी कहीं पर जा रहे हैं तो जो भी आप अपने ड्रेसेस रखें उसको हमेशा प्रेस करके रखें। प्रेस करने का मकसद ये होता है ना कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ड्रेस चेंज करना पड़ता है या रास्ते में आपको ड्रेस चेंज करना पड़ता है या जहाँ पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर किसी किस्म का कोई इशू हो जाता है, लाइट नहीं है, आपको प्रेस नहीं कर सकते, आपके पास इस्त्री अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपके कपड़े जो हैं वो प्रेस्ड हैं तो आप इजीली बस ड्रेस निकालें, उसको पहने और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरी यही रूटीन है कि हम लोगों को ज़्यादातर सफ़र करना ही पड़ता है, तो मैं यही इसी तरह की मेरी रूटीन है कि मैं जब भी जहाँ पर भी जाती हूँ, चाहे मैंने अपने मैके जाना हो, यहाँ कहीं पे भी छोटे मोटे ट्रिप्स पर जाना हो, तो मैं अपने जितने भी ड्रेसेस या फैमिली के जितने भी ड्रेसेस होते हैं वो सब मैं प्रेस करके पैक करती हूँ। चलिए जी, सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज मैं सुबह सुबह ही जाग गई थी क्योंकि मुझे फ़िक्र थी, तो नमाज के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया और जो मेरे पेंडिंग काम थे जैसे पैकिंग से रिलेटेड कुछ काम रह गए थे वो मैंने जल्दी जल्दी वाइंड अप किए। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, फिर किचन क्लीन किया क्योंकि किचन मुझे गंदा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहे थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ या ज़्यादा देर के लिए बाहर जाऊँ, मैं किचन के बर्तन वगैरह सारे से वॉश करके किचन को क्लीन करके अपने रूम को संभाल के बेडशीट ठीक करके फिर उसके बाद ही निकलती हूँ। तो इस तरह से घर को संभाला, किचन को ठीक किया, फिर उसके बाद खुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और अब हम सफ़र के लिए निकले हैं। तो सफ़र हम लोग कर रहे हैं जीटी रोड के थ्रू। तो जीटी रोड का के बारे में भी मैं साथ साथ डिस्कशन करती हूँ कि ये सफ़र मेरा कैसा रहा। यहाँ पर हम लोग गुजरांवाला जा रहे हैं जीटी रोड से और रावलपिंडी से गुजरांवाला जाते हुए तकरीबन 5 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, लेकिन अगर आप 70, 75 और 80 की स्पीड के दरमियान में गाड़ी चलाएं तो आपको 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं, जैसे कि मुझे लगते हैं, क्योंकि बीच में स्टे भी करना होता है और मैं गाड़ी जो है ना रिलैक्सली ड्राइव करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं करती और ऐसा ही होना चाहिए कि फ़ास्ट ड्राइव आपको नहीं करनी चाहिए और स्पेशली जब आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट ड्राइव करेंगे उतना ज़्यादा आपके साथ जो आपकी फैमिली बैठी होगी, एक तो वो भी रिलैक्स नहीं होगी, टेंशन में रहेगी और आप भी टेंशन में रहेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इतना अब जितना मैं इजीली ड्राइव रिलैक्सली कर लूँ ना, जितनी स्पीड में रखना चाहती हूँ मैं बस उससे ऊपर नहीं करती, चाहे मुझे कुछ भी मैं चाहे जितनी भी पीछे रह जाऊँ किसी से, तो मैं अपनी ही नॉर्मल स्पीड से ड्राइव करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था लाला मूसा और यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था और लंच भी ये था कि 4 बजे तक का टाइम हो गया था और 4 बजे हम लोगों ने स्टे किया लाला मूसा। यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने इनकी स्पेशल दाल जो है ना ये ट्राई की। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मियाँ जी की जो स्पेशल दाल है ना वो तुम लोगों को मैं ज़रूर यहाँ पर ट्राई करवाऊँगा, तुम लोग इसको टेस्ट करना कि ये कितनी मज़े की होती है। तो उसके साथ हम लोगों ने साथ साइड डिश भी एक मंगवा ली थी ताकि अगर दाल बच्चों को ना पसंद आए तो कुछ और वो खाना चाहें तो वो ले ले, लेकिन यकीन जाने बच्चों ने भी वो डिश छोड़कर और दाल ही खाई है। और दाल भी इस तरह की बनी हुई थी कि जैसे उसमें चने की दाल भी नज़र आ रही है और आई थिंक मसूर वगैरह भी थी, तो वो सारी मिक्स करके बनाई हुई थी। साथ देसी घी का उस पर तड़का लगा हुआ होता है और देसी घी के ही तनूर वाले नान पर होते हैं, तो बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार। उसके बाद यहाँ पर हमने चाय पी। ये एक मियाँ जी का रेस्टोरेंट है, जब भी आप लोगों का यहाँ पर आना हो ना लाला मूसा साइड पर और या लाला मूसा आना हो या गुजरांवाला जाना हो या इस तरह का बीच में अगर आपके पास ये मियाँ जी का रेस्टोरेंट आता है तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करें और इनकी दाल ट्राई करें, बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार है।
गुजरांवाला जाते हुए रास्ते में बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे शहर आए थे जब हमने रावलपिंडी से सफ़र स्टार्ट किया था। तो कुछ शहरों के नाम आपको मैं बता देती हूँ। और बहुत आबाद, ये पूरा रोड आबाद है, रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे हमने जब पिंडी से सफ़र स्टार्ट किया था तो सबसे पहले रवात आया, फिर सोहावा से हम गुज़रे, गुजर खान आया था, बीच में दीना आया था, जहलम आया था जो कि काफ़ी बड़ा सिटी था। काफ़ी देर तक यहाँ से मतलब ड्राइव होती रही, 15 से 20 मिनट तक जहलम से हम लोग गुज़रते रहे, यानी इतना बड़ा शहर है। फिर लाला मूसा में हमने स्टे किया था। लाला मूसा जहाँ पर हम लोगों ने ये मियाँ जी की दाल खाई थी, तो लाला मूसा स्टे किया था। फिर इसके बाद हम आगे चले तो गुजरात आया, फिर दरियाई चिनाब से हम गुज़रे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ये बड़ा दरिया बना हुआ है, बहुत बड़ा है। तो 5 से 10 मिनट तक जो है ना गाड़ी सिर्फ उस दरिया के ऊपर से गुज़रती रहती है, उस पुल के ऊपर से। फिर लास्ट में वज़ीराबाद आया और वज़ीराबाद के बाद जो है ना हम लोग टर्न हुए गुजरांवाला के लिए। अच्छा, राइट टर्न हो जाता है गुजरांवाला के लिए और लेफ़्ट टर्न जो हुआ है वो चला जाता है सियालकोट के लिए। तो हम लोगों को चूँकि गुजरांवाला जाना था और मगरिब भी हो गई थी इस दौरान में, तो हमें ये शुक्र है टेंशन नहीं थी कि हम लोगों ने जाके अब स्टे कहाँ करना है, होटल ढूंढना पड़ेगा ये वो। तो कंपनी की तरफ से हमें ये मुग़ल महल एक होटल है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हमें स्टे मिला हुआ था। तो आपको मैं इधर का विज़िट कराती हूँ कि होटल कितना प्यारा था। फिर हम लोग को यहाँ पहुँचते हुए बस ये मगरिब की अज़ानें हो गई थी जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि गुजरांवाला कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। यहाँ पर आउटिंग की जगह हमें कोई नहीं नज़र आई, इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, और ना होने के आप समझ लें बराबर थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये शहर डेवलप्ड इतना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़े से टाइम के लिए यहाँ आना है या आप लोगों को पाकिस्तान एक्सप्लोर करना है, छोटे छोटे शहरों में जाके देखना है, तो ज़रूर आएँ। अच्छा है उस लिहाज से देखने के लिए। और वन ऑफ़ द बेस्ट होटल है ये मुग़ल महल, यहाँ पर आप लोग ज़रूर स्टे करें अगर कभी आना हो तो। अच्छा होटल है। और जिस तरह का इसका नाम था मुग़ल महल, वैसा ही आपको यहाँ पर सारा डेकोर नज़र आ रहा होगा। इसकी वॉल पर देख लें, इसका आर्ट देख लें, ये सब आपको बहुत इनका अच्छा मतलब हमारा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर एक चीज़ जो है आज मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि मैरिड लाइफ क्या होती है। बेसिकली जो मुझे अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ के बाद मुझे ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और जो चीज़ मुझे समझ आई है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैरिड लाइफ का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स के आपकी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो आपकी शादी के बाद स्टार्ट होती है। एक लड़की जब उसकी शादी होती है तो नॉर्मली वो कम उम्र ही होती है, ठीक है, 20 से 25 साल, 26 साल, इस तरह की एज होती है जब आपकी शादी हो रही होती है। नॉर्मली ऐसे ही होता है और आप बहुत इमेच्योर होते हैं उस टाइम। तो आप कोई मूवी, कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना, आपके जहन में वही इमेज बन जाता है कि हमारी शादी के बाद ज़िंदगी ऐसी होगी, बड़ी रोमांटिक लाइफ होगी, बड़ा अच्छा सा हम लोग अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। और उस चीज़ के लिए हम लोग कितनी खुशी से तैयारी करते हैं। हम अपनी पसंद की चीज़ें भी लेते हैं और कई दफ़ा हम पेरेंट्स के साथ ज़िद करके भी उनसे चीज़ें लेते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें जहेज़ में ये भी चाहिए, और मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए। तो हम लोग कम उम्र ही हुए ना, हम इमेच्योर ही होते हैं। वो किस तरह से कि हम पेरेंट्स की मजबूरी, उनकी ये चीज़ हम नहीं सोचते कि मेरे माँ बाप किस तरह से वो सारा जो है ना अरेंजमेंट करेंगे और वो किस तरह से हमारी शादी का ये सारी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी नासमझी में हर चीज़ अपने पेरेंट्स से मांग रहे होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। और फिर जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब हम लोग नए घर में जाते हैं तो हमारे जहन में एक अलग ही फैंटेसी लाइफ बनी होती है, एक अलग ही हमारे जहन में एक इमेज बना होता है कि हमारी मैरिड लाइफ ऐसी होगी, मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे और बहुत एक्सप्रेसिव भी होंगे, हर चीज़ को, हर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, शो करेंगे। तो
मैं बेसिकली यही बताना चाह रही हूँ कि देखें 100 में से 10% लोग जो है ना वो आई थिंक मे भी उनको वैसा मिल जाता हो जैसा वो चाहती हैं या जैसा वो सोचती हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। जब आप एक नए घर में जाते हैं तो उस नए घर में जाते साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस सेंस में आती हैं कि नेक्स्ट डे से ही आपको कोई बहू की नज़र से देख रहा है, कोई आपको भाभी की नज़र से एक्सपेक्टेशंस रखता है, कोई आपके लिए मतलब हर एक की नज़र जो है ना उस रिलेशन के हिसाब से वो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखना स्टार्ट कर देता है। अब वो इमेच्योर लड़की जब नेक्स्ट डे उठती है तो वो उसी तरह लाड प्यार जिस तरह माँ बाप के घर में रह रही होती है, तो उसके माइंड में वही कुछ होता है कि मैं इस तरह से करूँगी। कभी मूड बना लिया, काम किया तो दिल किया नहीं, वरना मूड भी बना लेते हैं, हम ज़िद भी करते हैं। शादी के बाद ये सारा कुछ नहीं होता। तो लड़कियों को मैं ये समझती हूँ कि शुरू के 1 साल तो बहुत ज़्यादा तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए और अपने जहन में ये सोच के एटलीस्ट ज़रूर जाना चाहिए नए घर में। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जब वो कर रही होती हैं तो ये एटलीस्ट उनके जहन में ज़रूर होना चाहिए कि हम लोगों को किसी भी तरह का अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, हम लोगों को किसी भी तरह का अगर बर्दाश्त करना पड़े तो हम करेंगे। ये जो ज़ुबान है ना, ज़ुबान इसको काबू में रखें। हम घर में तो जब ये अपने पेरेंट्स के आगे बोलते हैं ना, तो हम चूँकि वो माँ बाप बहन भाई होते हैं ना तो उनको इतना बुरा शायद नहीं लगता, लेकिन जब आप अपने ससुराल चले जाते हैं वही उसी लाड प्यार में जब आप अपने शोहर को जवाब देंगी, उसी लाड प्यार में जब आप अम्मी की तरह अपनी सास को जवाब दे देंगी कि मैं तो अम्मी के साथ भी ऐसे ही बात करती हूँ ना, तो मैं सास को भी ऐसी ही बात कर लूँगी, तो वो चीज़ जो है ना आपकी बदतमीज़ी में काउंट होना शुरू हो जाती है और आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है कि ये जो है ना बदज़ुबान है। या जब आप अपने घर से निकल के एक दूसरे घर में जाते हैं, अगर आपकी फैमिली में शादी हुई है तो भी, और अगर आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है तो भी, जब आप दूसरे घर जाएंगे तो उनका लिविंग स्टाइल टोटली डिफरेंट होगा। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट होगी। ठीक है, आप अपने घर में आप अपनी मर्ज़ी से रहते हैं, लेकिन जब आप दूसरे घर में जाते हैं, अगर उस घर में 5 बंदे रह रहे हैं तो वो 5 बंदे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे, बल्कि आपको उन 5 बंदों के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा, आपका उनका लिविंग स्टाइल अपनाना होगा, आपको ऑब्ज़र्व करना होता है। तो ये 5 से 6 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 1 साल जो है ना आपको लगता है जिसमें आप सेटल हो जाते हैं। अगर आप चुप करके गुजारा करें, अगर आप अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करें जिस तरह से उनका रहन सहन है, जिस तरह से वो उनकी रूटीन है, अगर आप उस रूटीन में सेट हो गए ना एक दफ़ा और अच्छे तरीके से, तो बस फिर आप कामयाब हैं, आपकी वो मैरिड लाइफ कामयाब है। और उसके बाद अल्लाह ताला आपको ऐसे नवाजते हैं ना कि जो आपने सोचा भी नहीं होता, अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर आप कोऑपरेट नहीं करते ना अपनी फैमिली के साथ, अपनी ससुराली फैमिली के साथ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप अपनी ससुराली फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करते ना और आपको बस वो चाहिए होता है जो आपने सोचा हुआ है या जो आप सोच के आई हैं, या अगर आपका माइंड सेट इस तरह है कि आप ये सोचें कि मुझे अलग कमरा चाहिए, मुझे अलग कमरा तो खैर मिल ही जाता है, जैसे मुझे अलग पकाना है और मुझे अपनी प्राइवेसी हो, ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ हर एक को एकदम से नहीं मिलता है। तो इसके लिए सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है और उसके बाद अल्लाह ताला करता है कि वो आहिस्ता 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 आपके लिए सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप उनके दिल में जगह भी बना लेते हैं और सब आपसे प्यार भी करने लग जाते हैं और अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो बेसिकली आपको मैरिड लाइफ का बताना मकसद ये है कि देखें, अब जिन बच्चियों की शादी होने वाली है या जो बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं, इंशाल्लाह आगे चल के उनकी जिनकी शादियां होंगी, तो अपने माइंड को एक तरह से प्रिपेयर करके जाएं कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो उस प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा लाड प्यार नहीं चलता, उस प्रैक्टिकल लाइफ को आपको बहुत समझदारी से लेके चलना है और सोच समझ के। जहाँ पर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो ज़रूरी नहीं है आप उसका जवाब फ़ौरन से दे दें, आप खामोश हो जाएं। अगर किसी की कोई बात भी बुरी लग रही है ना,
तो आप खामोश हो जाएं। आप ज़रूरी नहीं है कि उसका रिएक्शन शो करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं और आज सोचा था कि ये सब कुछ आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और एक बात और, कभी भी दूसरे को देख के ना अपने आप को एक वो ना बनाएं कि इसके पास ये सारा कुछ है और मेरे पास नहीं है, तो अपनी लाइफ भी आप अपनी भी लाइफ ख़राब करें, अपने शोहर का भी जीना हराम करें। इस तरह के काम नहीं करें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, हो सकता है वो उस इंसान के। मेरा आज का ये व्लॉग लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और अपने कंट्री को एक्सप्लोर करने का आप लोगों को मौका मिलता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है ना बहुत लैविश लाइफ जिए तो ही वो खुश रहे। अगर अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में छोटे छोटे मौके दे तो उसमें भी खुश रहने की कोशिश किया करें। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि गुजरांवाला कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है और डेवलप भी नहीं है। यहाँ पर हमें आउटिंग की जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं मिली और एक्सप्लोर करने को आपको इतना कुछ नहीं है। ये एक मॉल ऑफ गुजरांवाला है जहाँ पर जब हम इंटर हुए खूब लाइटिंग शाइटिंग थी, तो हमारे जहन में ये था यहाँ पर मॉल होगा और बाकी इंटरटेनमेंट का भी कुछ होगा, तो हम इसलिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत अच्छे एलीट लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं खाना खाने। इसके अलावा अगर आपको किसी अच्छी जगह जाना है खाना खाने के लिए और गुजरांवाला में, और आप ये चाहते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, लोग भी अच्छे आए हों, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ आई हों, तो फिर आप यहाँ पर चली जाएँ। तो मॉल ऑफ गुजरांवाला इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यहाँ पर फैमिलीज़ आई होती हैं और डिसेंट और अच्छे लोग आए होते हैं और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा गुजरांवाला सिटी देख के और यहाँ का टूर करके और यहाँ के मज़े के खाने एंजॉय करके। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, हमने सुना था कि चिड़े वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन चूँकि हम लोग वो चीज़ खाते नहीं हैं तो इसलिए हम उस तरह नहीं गए ना। मतलब इन सिटी जो है, जो बेसिक फूड है यहाँ पर खाने वाला, वो हम लोगों ने नहीं ट्राई किया क्योंकि हम लोग वो ख़ुद भी नहीं खाते हैं। तो बस जो हम लोगों का ये होता था कि जिस तरफ से बच्चे ज़्यादातर जो चीज़ डिमांड करते हैं, ज़्यादातर माँ बाप उसी तरफ ही चले जाते हैं। तो हम लोगों ने बस इस तरह की चीज़ें ही एंजॉय की, बाकी थोड़ा बहुत हम लोगों ने आउटिंग की और होपफुली आप लोगों को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो सबसे पहले तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और स्क्रॉल करते करते आप लोगों के सामने मेरी वीडियो आ गई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इसके बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और ऑल के बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टिल देन टेक केयर।